Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. In this video we're going to start MCQs from chapter thermochemistry जो कि फेडरल का I guess chapter 11 है. So let's get into this. Question 1 है आपके पास, which of the following substances have zero value for their standard enthalpy of formation? Enthalpy of formation किसे कहते हैं? जब आपके पास एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी उससे आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे. बट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन में वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी. स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या है? जैसे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्रीज रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है, एंड देन प्रेशर शुड बी 1 atm. So these are some standard conditions. अगर इन conditions पे reaction हो रहा है और एक मोल product बन रहा है, उसके लिए जो heat required होगी that would be called as standard enthalpy of formation. अब ये इसकी value 0 कब होती है? Standard enthalpy of formation जिसे SHF से denote किया जाता है, ये 0 होती है for elements, ठीक है. एलिमेंट्स के और इसके अलावा आपके पास जो एलोट्रॉप्स होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो कार्बन की, तो कार्बन में हमारे पास ग्रेफाइट और डायमंड का हम एग्जांपल लेते हैं. ग्रेफाइट इज़ मोर स्टेबल देन कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म डायमंड. तो इसका मतलब ये है ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके पास होगी 0 एंड डायमंड की नॉन ज़ीरो होगी. इसी तरीके से अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है ऑक्सीजन की, कॉमनली पाई जाती है, हाईली स्टेबल फॉर्म है. एंड इसी जगह पे आपके पास O3 की हम बात करते हैं ऑप्शन ए में जो हमें गिवन भी है. O3 एक ओजोन O3 फार्मूला है ओजोन का जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का, लेस स्टेबल है, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन ज़ीरो होगी, लेकिन O2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी. तो इसका मतलब हमसे पूछा है किसकी ज़ीरो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, विच मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बाकी कंपाउंड्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन ज़ीरो होती है, O3 की भी नॉन ज़ीरो होगी. क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा है कैलोरी इक्वलेंट होगी कितने जूल्स के, तो 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.186 जूल्स. कैलोरी एक थोड़ा सा बड़ा यूनिट है एनर्जी का, क्योंकि एक कैलोरी तकरीबन 4 जूल के इक्वल होता है. ठीक है. क्वेश्चन 3 है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज द सेम वैल्यू ड्यू टू. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जब आपके पास एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इसकी जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये नेगेटिव कंसिडर की जाती है. अब यहाँ पे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस हैं उनमें जो वैल्यू रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है. एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि जब सॉल्ट, पहले सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, सॉल्ट जब बनता है न्यूट्रलाइजेशन में तो उसकी एज सच कोई ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती. ठीक है, इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिलीज़ हो रही. सो सॉल्ट की जो हीट है उसे आप इग्नोर करेंगे. एंड क्योंकि पानी, देखो हर रिएक्शन में, हर न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट डिफरेंट बन रहा है, लेकिन अब उसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उसकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होती एंड दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द रिएक्शन. उससे आप हीट ऑफ फॉर्मेशन में नहीं ले रहे होते. जबकि अगर आप पानी की बात करें तो ये तो हर रिएक्शन में बन रहा है, द फॉर्मूला इज सेम H2O, और इसकी जो इसको बनाने के लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, जब वाटर बनता है जो हीट रिलीज होती है उसे आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हो. ऐसा ही है. ठीक है. अब वाटर फॉर्मेशन हर न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में हो रही है और यही रीज़न है कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाले न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस हैं उन सबकी सेम वैल्यू होती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, क्योंकि वाटर फॉर्मेशन हो रही है. एंड पानी कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सो इसकी वजह से ऑप्शन डी सही जवाब है.
ये सब्सटेंस हर न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में बन रहा है। सॉल्ट में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिलीज़ होती, तो इसे आप नहीं कंसिडर करेंगे। पानी सब में सेम बन रहा है। इसी की वजह से, इसकी वैल्यू की वजह से ही आपके पास इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलमोस्ट हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सेम वैल्यू रखता है। कितनी हीट यहाँ पे रिलीज़ होती है जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन होते हैं, तो तकरीबन इसकी वैल्यू आती है माइनस क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। सो -57 किलो जूल पर मोल, ठीक है, जो कि हर न्यूट्रलाइजेशन में सेम होती है, -57 किलो जूल पर मोल। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 4, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज। एक सिस्टम क्या होता है, जैसे आप ऑब्जर्वेशन के अंडर है जो आपके रिएक्शन, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम होता है, और उसके अलावा जो भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स है वो सराउंडिंग कहलाता है, और जो एक इमेजिनरी या फिर रियल लाइन जो इन दोनों को सेपरेट आउट कर रही है वो बाउंड्री कहलाती है। तो वो कहता है टोटल हीट कंटेंट एक सिस्टम का क्या कहलाता है। सो टोटल हीट कंटेंट एंथैल्पी कहलाता है। आपके पास ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाले ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस हैं जो हम पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड हम उसे कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे होते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो इंथैल्पी के इक्वल हो जाती है। इंथैल्पी को आप H से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या रहता है। इंथैल्पी, अगर एक सिस्टम की इंथैल्पी आपको फाइंड करनी है, कैसे निकालेंगे आप? उस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को आप U से भी लिख सकते हैं, आप इसे E से भी लिख सकते हो, या फिर IE मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस इसमें ऐड हो जाएगा वर्क डन। तो ये फॉर्मूला होता है इंथैल्पी का। अब वी नो दैट वर्क डन बराबर होता है P del V के, यानी कि प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो केमिकल वर्क डन ये इक्वल होगा। अगर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो ये इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप टोटल हीट कंटेंट एक सिस्टम का निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला को यहाँ पे डेल H की जगह पे अगर हम Q लिखें, ठीक है, और फिर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन लिखें, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे Q की जगह पे डेल H क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस हैं हमारे पास वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, एक सिस्टम की जो हीट है वो इक्वल हो जाती है उसकी इंथैल्पी के। इसीलिए यहाँ पे Q की जगह पे हमने डेल H रख दिया, तो ये इंथैल्पी का फॉर्मूला भी सेम रहता है कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, हीट ऑफ डैश ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा एक रिएक्शन जब होता है तो उसमें या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा। अगर वो कहता है नेगेटिव है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो हीट होती है वो रिलीज़ होती है। इसीलिए जब सिस्टम से बाहर निकल रही है हीट रिलीज़ हो रही है तो वो नेगेटिव कहलाई जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बात समझ आई है? मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब देखो, यानी कि रिएक्टेंट में पहले ज़्यादा हीट थी, फिर सिस्टम से बाहर चली गई हीट, जो प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे आपके पास हीट क्या हो गई, कम होगी। हीट कंटेंट क्या हो गया, रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बन गया तो हीट क्या होगी, ओवरऑल सिस्टम की कम होगी, जिसकी वजह से जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे प्रोडक्ट की हीट की वैल्यू कम होगी। कम वैल्यू वाले नंबर से अगर मैं 2 - 4 करूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 जूल्स -4 जूल्स करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट रिलीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके पास जो वैल्यू आती है टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वो नेगेटिव आती है। अब आप अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस में आपको देखते ही पता लगना जाना चाहिए कि कंबस्शन हो गया तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से कंबस्शन की जो हीट होगी वो रिलीज़ होती है, वो नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। फॉर्मेशन में
ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो पॉजिटिव हीट होती है डीकम्पोजिशन, यानी कि बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है, हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो सिस्टम में हीट ऐड की जाती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हीट यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, यूज़ हो रही है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हीट ऑफ सोल्यूशन भी एंडोथर्मिक होती है, तो कंबस्शन वाला जो ऑप्शन है वो सही जवाब है, ठीक है, ओके। अच्छा, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। डीकम्पोजिशन हमेशा पॉजिटिव होती है, सोल्यूशन वाली भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, फॉर्मेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों हो सकती है, लेकिन कंबस्शन हमेशा नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से कंबस्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर हियर। Question 6. A balloon filled with oxygen is placed in a freezer. Identify system. अच्छा, सिस्टम हमें आइडेंटिफाई करना है। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक बलून था, उसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन को फिल कर दिया, उसे हमने फ्रीज़र में रखा, तो जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो सिस्टम है, जो बलून है जो उसका वो एज अ वॉल काम कर रही है, तो वो एज अ बाउंड्री काम कर रही है, और उसके अलावा जो आपके पास सराउंडिंग है वो फ्रीज़र हो गया, जिसकी वजह से आंसर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि वो पार्ट जिसे आप स्टडी कर रहे हो वो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस है। बलून एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है, तो वो सराउंडिंग का पार्ट हो गया, या फिर आप उसे बाउंड्री कह सकते हो, फ्रीज़र विल बी द बाउंड्री, सॉरी सराउंडिंग, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 7. अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है, जो हीट कंटेंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें दो तरीके के कैलोरीमीटर्स होता है, एक होता है बॉम्ब और एक होता है ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। सो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो आप कब इस्तेमाल करते हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, पी जी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप इस्तेमाल करेंगे वो ग्लास कैलोरीमीटर होगा, और जो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस्तेमाल करेंगे, बी और बी से आप याद रख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप लेंगे वो आप बॉम्ब कैलोरीमीटर लेंगे। सो बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, ये एक बहुत ही हार्ड रिजिड सील्ड कंटेनर की तरह होता है, जिसमें वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है और उससे फिर आप इंटरनल एनर्जी निकालते हो, ठीक है। Then we have question 8. Born-Haber cycle is used to determine lattice energies of ionic solids, ठीक है। तो बॉर्न-हैबर साइकिल आप पे एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिसमें आप हेसिस लॉ को इस्तेमाल करके किसी भी आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इनकी लेटिस एनर्जी फाइंड करते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा हैबर बॉश प्रोसेस, तो ये दोनों अलग अलग हैं। एक है बॉर्न-हैबर, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि लेटिस एनर्जी फाइंड करता है आयोनिक कंपाउंड्स की, लेकिन जो अभी मैंने नाम लिया बॉर्न-हैबर, तो ये वाला है, ठीक है। हैबर बॉश प्रोसेस, क्योंकि दोनों H और B वाले हैं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जो हैबर बॉश प्रोसेस है वो अमोनिया फॉर्मेशन में इस्तेमाल होने वाला एक इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोसेस है, जिससे अमोनिया बनाते हो आप, NH3, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे कहता है, अगर आपके पास Q यानी कि हीट कंटेंट डेल H के बराबर हो जाए, अब डेल H का मतलब है हीट कंटेंट एक सिस्टम का जब इंथैल्पी की इक्वल हो जाए। ऐसा कब होता है, जब हम कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट है एक सिस्टम का वो इक्वल हो जाता है उस सिस्टम की इंथैल्पी के। तो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आपके पास जो डेल पी होगा वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको प्रेशर दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा कि जो चेंज इन प्रेशर है जो डेल पी है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 में हमसे कहा गया है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो एंथैल्पी है वो कैसी है, नेगेटिव है। सो वो कहता है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर कार्बन, इसकी वैल्यू दी गई है, ये हमारे पास इक्वेशन है। हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू ये है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, कंबस्शन।
यहाँ पे हीट हमेशा रिलीज होती है, इसीलिए नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू। हीट की डेल एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जो हीट रिलीज हो रही है वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहलाई जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी डीकम्पोजिशन करेंगे, तो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन रिलीज होगा। यहाँ पे हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और यहाँ पे जो हीट आपके पास रिक्वायर्ड होगी कहलाई जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो वो उसने यही पूछा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, एक रिएक्शन की जो भी हीट है, अगर आप उस रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसकी हीट जो है, जो हीट कंटेंट है या फिर डेल एच है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के लिए जो हीट थी वो नेगेटिव थी 393। हमने इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया, तो जो ये नेगेटिव 393 है ये हो जाएगा पॉजिटिव 393। तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो उसकी जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे, क्यों हो गया ऑपोजिट, क्योंकि ये वाला रिएक्शन कैसा था, ये रिएक्शन था एक्सोथर्मिक, तभी ये नेगेटिव थी। जब मैंने इसी रिएक्शन को कर दिया उल्टा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट वाली साइड पे आ गया, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो गया बेसिकली। सो ये रिएक्शन अब कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। तो एंडोथर्मिक में जो हीट होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और उतनी ही हीट रिक्वायर्ड होगी जितना उसके ऑपोजिट रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन में थी। तो ये इसीलिए हमने पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगाया। तो जाहिर है ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, आई एम सॉरी 11 है। Which of the following is not a state function of a system? अब सिस्टम में आपके पास दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं एक सिस्टम की, स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और कुछ होते हैं पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस वो होते हैं जो कि रिएक्शन के पाथ पे डिपेंड करने वाले फंक्शंस होते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम, पाथ ऑफ द रिएक्शन। ज़्यादातर आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपके पास होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पाथ फंक्शंस के एग्जांपल्स लो तो इसमें आपके पास वर्क डन आ जाता है। पाथ फंक्शंस के एग्जांपल्स काफ़ी कम है, तो अगर आप ये 2-3 एग्जांपल्स याद रखते हो कॉमनली जो पूछे जाते हैं, तो इसके अलावा जितने भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं या जितने भी दूसरे फंक्शंस हैं वो ज़्यादातर स्टेट फंक्शंस ही होता है। तो वर्क डन हो गया, डिस्टेंस हो गया, हीट एनर्जी यानी कि Q, एंड इसके अलावा EMF हो गया। तो ये पाथ फंक्शन है जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेज या फिर स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो हीट है, अगर मैं पूछूं एंथैल्पी हो गया, तो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन होगा। या इंटरनल एनर्जी हो गया, तो इंटरनल एनर्जी या फिर इवन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सब के सब एग्जांपल्स किसके हैं, स्टेट फंक्शन के। सिर्फ हीट या वर्क डन, थर्मोडायनेमिक्स जो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये दोनों पाथ फंक्शंस हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। सो इन दोनों में से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो वर्क डन डेफिनेटली एक पाथ फंक्शन है, जिसका मतलब आपके पास ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये एक पाथ फंक्शन है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, फॉर राइटिंग अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एन एलिमेंट रिक्वायर्स। जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन लिखनी है एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन की, तो वहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए जब भी एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, वहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है उसे आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हो। सो क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि एक मोल किसी भी रिएक्टेंट का जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ वन मोल एलिमेंट, ज़रूरी नहीं एलिमेंट हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकता है। एंड आपके पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ऑफ वन मोल ऑफ एलिमेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एज प्रोडक्ट, जब भी आपके पास कोई चीज़ बर्न होती है तो ऑक्साइड्स नहीं बनते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हीट ऑफ कंबशन में या एंथैल्पी ऑफ कंबशन में 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जिसका मतलब है कि जब भी कोई चीज़ बर्न करता है आप, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होती है। जैसे अगर आप कार्बन का एग्जांपल लेते हो, एक्सेस ऑक्सीजन में कंबशन हो रही है, यहाँ पे इस रिएक्शन को कंबशन कहते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्मेशन होती है। वाटर फॉर्मेशन कब होती है? अगर आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो जिसमें हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड पे नहीं है तो हाइड्रोजन H2O नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और वो 1 मोल फॉर्म होगी। तो अगर आप ऑप्शन ए देखो, 1 मोल ऑफ एलिमेंट एज रिएक्टेंट, तो एलिमेंट 1 मोल का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1 मोल ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एज प्रोडक्ट, तो 1 मोल ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, जो भी आप यहाँ पे सब्सटेंस ले रहे हो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। एंड बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ एलिमेंट, सो जो चीज़ आप बर्न कर रहे हो वो 1 मोल एलिमेंट, जैसे अगर हम यहाँ पे कार्बन प्लस O2 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो ये भी 1 मोल बर्न होना चाहिए, और ये एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रही है। सो 1 मोल एलिमेंट एज रिएक्टेंट, ओके। 1 मोल ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एज प्रोडक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है वो 1 मोल बनती है, वो जो हीट रिलीज होगी उससे ही आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हो, तो ये भी ऑप्शन सही है। सब के सब जो एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स होंगे वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, दैट इज़ करेक्ट। उसके बाद जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस होनी चाहिए 1 मोल ऑफ एलिमेंट के लिए, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब सब ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन।